हेलो एवरीवन। तो आज हम सीखने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, जो कि इनऑर्गेनिक का एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। इस पे हर साल क्वेश्चंस आते हैं, नीट हो, जेई हो, जे एडवांस हो, हर टाइप के क्वेश्चन हर लेवल पे हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन 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 क्या है? एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है जो पॉलिंग ने इसके बारे में बात की थी। तो ये कहते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली इंटरमिक्सिंग है। किसका? एटॉमिक ऑर्बिटल। किसके एटॉमिक ऑर्बिटल का? सेंट्रल मेटल के एटॉम। जब हम किसी मॉलिक्यूल के बारे में, उसकी ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस करते हैं तो ये हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आता है। तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू पॉलिंग, it is the intermixing of atomic orbitals of central atom कब होगा हाइब्रिड इंटरमिक्सिंग? कब होगा? बिफोर बॉन्डिंग से पहले। और क्यों होगा? टू हैव ऑर्बिटल्स ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जीज, और इनको हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो हाइब्रिडाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इंटरमिक्सिंग। किसका इंटरमिक्सिंग है? एटॉमिक ऑर्बिटल का। किसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स का? सेंट्रल मेटल के एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स का। कब होगा? बिफोर बॉन्डिंग से पहले। क्यों होता है? क्योंकि टू हैव इक्विवेलेंट एनर्जी ऑर्बिटल का मतलब है कि उनके एनर्जी क्या हो जाए? सेम हो जाए। बॉन्डिंग से पहले सभी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम हो जाए। जैसे कि हम बात करते हैं मीथेन की, बात करते हैं मीथेन का जो प्रॉब्लम आया था कि मीथेन में हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा। तो इसमें सेंट्रल एटम कौन है बेटा? कार्बन हमारा क्या है? सेंट्रल एटम। हाइड्रोजन कॉर्नर एटम है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, 1s2, 2s2 और 2p2। आपको पता है बॉन्डिंग में सिर्फ वैलेंस सेल के एटॉमिक ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसका डब्बा डायग्राम क्या होगा? तो 2s2, 2p2 कैसे लिखेंगे? ये है हमारे पास 2s2 और 2p2 का 2p2 के 3 बॉक्स में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा? तो यहां पे क्या कह रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो हाईएस्ट जंप करके हाईएस्ट एनर्जी लेवल में चला जाता है। उसके बाद इसका इंटरमिक्सिंग होगा, यानी कि आपके पास s में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 1, और p में कितने रहेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इस तरीके से। और उसके बाद इनका क्या होता है? इंटरमिक्सिंग। जिसको हमने हाइब्रिडाइजेशन बोला। इंटरमिक्सिंग के बाद कितने एटॉमिक और हाइब्रिड ऑर्बिटल बने? 4। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं उतने, और इन सबके पास एक एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये आपके बन गए हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग से पहले ऐसा होगा। क्या है? इंटरमिक्सिंग ऑफ
एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल एटम कार्बन बिफोर बॉन्डिंग टू हैव इक्वल एनर्जी होने के लिए ये इंटरमिक्स करते हैं। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो हाइब्रिडाइजेशन में और क्या क्या कंसेप्ट है, क्या क्या पॉइंट है, मेजर पॉइंट मैं आपको यहीं पे थोड़ा एनालाइज करा देता हूँ, फिर हम इसके बारे में क्वेश्चन करेंगे। तो इन्होंने बोला था कि इमेजिनरी कंसेप्ट है जी, ठीक है, जब लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैक्सिमम केस में ये हमारा काम कर जाता है। सेकंड, उसके बाद कौन से ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करते हैं जी? हाँ जी, तो वैकेंट भी करते हैं, हाफ फिल भी करते हैं, फुली फिल भी करते हैं, सारे टाइप के एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे? 4, 1 2 3 4। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। ओके, तो उसके बाद आगे की कुछ बातें हैं, आगे की कहानी है कि भाई इसमें कोई सिग्मा बॉन्ड, सारे सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट करते हैं। सिग्मा बॉन्ड के लिए हाइब्रिडेशन पॉसिबल है, पाई बॉन्ड का कोई लेना देना नहीं होता जी हाइब्रिडेशन में। चलिए, तो आगे कुछ हम और बातें करते हैं, टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन के बारे में बात करें तो हाइब्रिडेशन की टाइप किस पे डिपेंड करती है? पेरेंट ऑर्बिटल पे। जो मिक्स होने वाले ऑर्बिटल है सेंट्रल एटम के, उसकी पेरेंट ऑर्बिटल पे हाइब्रिडेशन की टाइप डिपेंड करती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक s का पार्टिसिपेट कर रहा है और 3 ऑर्बिटल p के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये कौन सी हाइब्रिडेशन हो जाएगी? sp3 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 sp3। तो ये सारे ऑर्बिटल sp3 हाइब्रिड हो जाएंगे। ओके, तो इसके बाद हमारे पास हाइब्रिडेशन के बिहाफ पे हमने कुछ सीखा था कुछ क्लासेस में, लास्ट क्लासेस में। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन की बात करें, अगर sp हाइब्रिडेशन है, हाइब्रिडेशन अगर sp है तो ज्योमेट्री क्या होगी? ज्योमेट्री हमारी थी लीनियर। जो बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड एंगल लगभग 180 डिग्री सेल्सियस 180 डिग्री होता है। sp2 हाइब्रिडेशन के लिए ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री रहेगी, ट्राइगोनल प्लेनर। बॉन्ड एंगल लगभग 120 डिग्री का रहेगा। उसके बाद sp3 हाइब्रिडेशन के लिए टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री रहेगी, टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री रहेगी और बॉन्ड एंगल जो है 109 डिग्री 28 मिनट के आसपास होगा। और sp3d हाइब्रिडेशन, इसके लिए जो ज्योमेट्री है वो क्या रहेगी? ट्राइगोनल बाय पिरामिड, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री रहेगी। इसमें एंगल दो तरह के एंगल होते हैं, आपको मैं बता देता हूँ। इस तरीके से कुछ ज्योमेट्री होती है, टेट्राहाइड्रल की हम बाद में बात करेंगे, पर इसके देख लीजिए। ये जैसे कि मान लीजिए सेंट्रल एटम है और इस तरीके से ये कॉर्नर एटम है और ये है आपकी हाइब्रिडेशन। ये कॉर्नर एटम है, ये इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी। तो ये एंगल जो है लगभग 120 के आसपास रहता है ये एंगल, और ये एंगल जो है वर्टिकली अपवर्ड 90 डिग्री के आसपास रहता है। तो इसमें 90 के और 120 के एंगल होते हैं। तो 90 डिग्री के इसमें कितने एंगल होंगे? 90 डिग्री के इसमें 3 डाउन द साइड, इस तरीके से नीचे की साइड बनेगा, और 3 अपवर्ड की साइड। तो टोटल 6 एंगल 90। 120 के इसमें 3 एंगल रहते हैं, 3 एंगल 120 के रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपको मैं एक दो और बता देता हूं। नेक्स्ट हाइब्रिडेशन एक रहेगी आपके पास sp3d2। तो इसमें ऑक्टाहाइड्रल है, ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री रहेगी और बॉन्ड एंगल 90 के ही रहेंगे। सारे एंगल 90 के होते हैं, सभी पोजीशन एक जैसी होती है। एक और इसका नाम है स्क्वायर बाय पिरामिडल। ओके, तो 90 की इसमें लगभग 12 एंगल होते हैं, 12 एंगल इसमें 90 के होते हैं। नेक्स्ट हाइब्रिडेशन, एक और हाइब्रिडेशन है, इसमें आ जाती है sp3d3 आ जाती है sp3d3। तो उसमें क्या रहेगा आपका पेंटागोनल बाइपिरामिड रहेगा, वो बहुत रेयर चांसेस में आती है। तो फिलहाल के लिए हमारे पास ये हाइब्रिडेशन है। तो हाइब्रिडेशन का हम किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, फॉर्मूला हाइब्रिडेशन क्या है, ये सब कैसे निकालते हैं, तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बताता हूँ।
पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। जैसे कि हमारे पास फॉर्मूला क्या है हाइब्रिडेशन का, स्टेरिक नंबर Z हाइब्रिडेशन निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा, 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम माइनस, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस कर देंगे, अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो ऐड कर देंगे, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम कौन होते हैं, जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन और हैलोजन्स इसमें रहेंगे मेजर। तो ये आपका एक सिंपल सा फॉर्मूला बन गया। तो हम इसके बिहार पे हाइड्रेशन निकालेंगे और कुछ आपको एग्जांपल मैं बताता हूँ। जैसे कि हमारे पास है मीथेन का, आपने एग्जांपल लिया CH4, तो इसमें हम कैसे लगाएंगे, स्टेरिक नंबर Z इज इक्वल टू 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 4, ओके 4, और प्लस कोई चार्ज तो है नहीं इस पे, कोई दिखाई नहीं दे रहा चार्ज, CH4 है, इस पे कोई चार्ज दिखाई नहीं दे रहा, तो इसमें नंबर ऑफ मोनोवैलेंट आ जाएंगे आपके पास, हाइड्रोजन एटम 4 आ जाएंगे। तो इसका आंसर है हमारे पास 4, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 ज्योमेट्री टेट्राहाइड्रल आ गया हमारे पास भाई, ओके। इस तरीके से हमारे पास एक और एग्जांपल है, जैसे कि हमारे पास है NO3-1 नाइट्रेट आयन। नाइट्रेट आयन में क्या देखेंगे, सेंट्रल एटम आपका है नाइट्रोजन, वो कैसे पता लगता है, वो चार बॉन्ड बना सकते हैं, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसके लिए Z क्या रहेगा, 1/2, ओके। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5, ओके। उसके बाद नेगेटिव चार्ज को क्या करना है, ऐड करना है, ऐड करना है, कितना है 1, तो 1, ओके। प्लस मोनोवैलेंट एटम 3 नहीं, ये मोनोवैलेंट नहीं है, मोनोवैलेंट्स वो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड भी बना रखा है इसमें, या सिंपल हम देखेंगे हाइड्रोजन और हैलोजन है तो वो मोनोवैलेंट होंगे, ऑक्सीजन नहीं आएगा, तो यहाँ पे इसको बंद कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 3। तो हाइब्रिडेशन क्या रहेगी, sp2, तो sp2 हाइब्रिडेशन, और ज्योमेट्री क्या रहेगी, ट्रायंगुलर प्लेनर, तो इस तरीके से ज्योमेट्री रहेगी। तो ये हमारे पास इसकी ज्योमेट्री इस तरीके से आप दिखा सकते हो। ये आपके पास ऑक्सीजन एटम, ये ऑक्सीजन एटम, यहाँ पे नेगेटिव और ये प्लस चार्ज, तो इस तरीके से एक प्लेन में ये तीनों एटम रहेंगे, ओके। तो कुछ एग्जांपल हम और ले लेते हैं, जैसे कि कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है ClO4 नेगेटिव, पर क्लोरेट आयन, पर क्लोरिक एसिड का आयन है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड में से आता है। चलिए, तो इसके लिए Z क्या रहेगा, 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हैलोजन 7 होते हैं, इसमें 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, प्लस अगर -1 चार्ज है तो ऐड कर देंगे 1, प्लस मोनोवैलेंट एटम इसमें है नहीं, तो क्या रहेगा आपके पास, इसका आंसर आ जाएगा 4, हाइब्रिडेशन sp3, और क्या रहेगा इसका ज्योमेट्री टेट्राहाइड्रल, बॉन्ड एंगल भाई आपका 104 Cl, इस तरीके से ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसमें ये टेट्राहाइड्रल आपकी ज्योमेट्री बन गई है, ठीक है, ये आपकी टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री बन गई है, ये इसका स्ट्रक्चर रहेगा, ओके। एक दो क्वेश्चन और करते हैं हम, देख लीजिए आराम से, वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं आप कि इसमें किस तरीके से हमने हाइड्रोजन निकाला है। जैसे कि हमारे पास और कोई क्वेश्चन है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट आयन है, इसे कार्बोनेट आयन, ओके। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें आप सिंपल Z इज इक्वल टू 1/2, बहुत ही सिंपल है, 4 इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1/2 और 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 नेगेटिव होता है, सॉरी, और
2 इस पे रहेगा चार्ज, ऐड कर दिया हमने। कार्बोनेट आयन होता है, कार्बन 1 नेगेटिव नहीं होता, 2 नेगेटिव होता है कार्बोनेट आयन। ओके, तो इसके बाद हमारे पास आंसर आ गया 3। तो हाइड्रोजन sp2 और ट्राइगोनल प्लेनर इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी। ओके, देन एक और हम ले लेते हैं PCl6 नेगेटिव, ACl6 नेगेटिव। ओके, तो इसके लिए फिर से Z इज इक्वल टू 1/2 फास्फोरस। देखो ध्यान से, फास्फोरस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर है, नाइट्रोजन में जितने रहते हैं उतने फास्फोरस में रहेंगे। फास्फोरस में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के जैसे, प्लस एक नेगेटिव चार्ज ऐड कर दिया। मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, 6। हैलोजन मोनोवैलेंट एटम है, सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं यहाँ पे। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा अपना sp6 सॉरी, और हाइड्रोजन sp3d2। तो ये ऑक्टाहाइड्रल बन गया, ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री बन जाएगी इसकी, ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री बन जाएगी कुछ इस तरीके से। Cl 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 और यहाँ पे सेंट्रल एटम पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। तो ये बन गई इसकी ज्योमेट्री PCl6 की। ऐसे ही हम और कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान सा है, बिल्कुल आसानी से वीडियो पोस्ट करके आप आराम से देख सकते हैं। ओके, तो कुछ हमारे पास है, जैसे कि हमारे पास है SF4, इसका हमने ज्योमेट्री बताना है। तो क्या करेंगे, फिर से वही Z इज इक्वल टू 1/2। सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने ऑक्सीजन में होते हैं, जितने ऑक्सीजन में रहेंगे उतने सल्फर में, यानी कि 6 प्लस मोनोवैलेंट एटम 4 है, इतना आ गया 5 आ गया, 10/2 5। 5 के लिए हाइड्रोजन क्या रहेगी, sp3d। sp3d कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि D कौन सा है, तो D कौन सा है, जी हम वैसे हम बात करते हैं तो dz² इसमें रहता है। और यहाँ पे लिख देता हूं मैं, dz² रहेगा ये। और ज्योमेट्री क्या रहेगी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ये ज्योमेट्री इसकी रहेगी। ओके, एक एग्जांपल करते हैं। हमारे पास है जैसे जीनोन OF4, इस तरीके से ये हमारे पास कंपाउंड जीनोन का एक कंपाउंड है। इसके हाइड्रोजन कैसे निकालें, तो सेंट्रल एटम हमारा जीनोन है, तो Z क्या रहेगा 1/2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जीनोन नॉर्मली एसिड्स में कितने होते हैं, 8 रहेंगे, इसमें 8 होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 प्लस ऑक्सीजन नहीं ऐड करेंगे क्योंकि वो मोनोवैलेंट नहीं है। फ्लोरीन कितने हैं, 4 मोनोवैलेंट है। तो हमारे पास क्या होगा 12/2 यानी कि 6, यानी कि हाइड्रोजन sp3d2 यानी कि ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री रह जाएगी आपके पास। और इस तरीके से आप आराम से इनकी ज्योमेट्री और हाइब्रिडेशन बता सकते हैं। ओके बेटा, तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला हाइब्रिडेशन का। हाइब्रिडेशन क्या होता है हमने बात की, हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं, ज्योमेट्री कैसे निकालते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे ज्योमेट्री और शेप में क्या डिफरेंस होता है। टिल देन ओके बाय।